हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं पॉल साइंस का लेसन 1 क्लास 12 का। तो कर रहे हैं एंड ऑफ बाइपोलरिटी। तो हमारा जो वर्ड था वो बाइपोलरिटी था, यानी दो महाशक्तियां थी। एक तरफ यूएसएसआर था और एक तरफ यूएसए था। तो इसका अंत कैसे हुआ और वर्ड यूनिपोलर कैसे बना। इससे पहले हम शुरू करेंगे कोल्ड वॉर से। फिर उसके बाद करेंगे मीनिंग ऑफ बाइपोलरिटी, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम आफ्टर 1917, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम क्या था। मिखाइल गर्बाचोव रिफॉर्म्स करेंगे, एंड ऑफ बाइपोलरिटी करेंगे और उसके बाद राइज ऑफ मल्टीपोलरिटी एंड राइज ऑफ न्यू पावर्स। अब हम बात कर रहे हैं पहले शीत युद्ध की या कोल्ड वॉर की। तो ये कोल्ड वॉर जो लड़ा गया 1945 से 1991 के बीच में लड़ा गया, और दो सुपर पावर्स थी, यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलिज और सोवियत यूनियन और उसके एलिज। अब ये दोनों के क्या युद्ध, वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति थी। हर वक्त युद्ध होने की संभावना थी। तो शीत युद्ध का मतलब ये होता है कि वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन हमेशा युद्ध की संभावना बनी रहती है और कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसी संभावना बनी रहती। तो ये जो संभावना बनी हुई थी ये यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच बनी हुई थी। दोनों महाशक्तियां थी, दोनों बहुत स्ट्रांग थी, और इसलिए इनके बीच पॉलिटिकल टेंशन थी। इनके व्यूज बिल्कुल अलग अलग थे, और मिलिट्री इनकी दोनों की बहुत स्ट्रांग थी और आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी। इस वजह से इन दोनों के बीच मतभेद बने हुए थे और हर वक्त युद्ध की संभावना थी। तो जहां पर वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता, सिर्फ युद्ध की संभावना बनी रहती है, उसे शीत युद्ध या कोल्ड वॉर कहते हैं। उसके बाद इट डिड नॉट लीड टू डायरेक्ट लार्ज स्केल फाइटिंग, यानी कि डायरेक्ट कोई युद्ध नहीं हो रहा, कोई तोपे गोलियां नहीं चल रही है। इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का था? आइडियोलॉजिकल। जो यूएसए था वो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी में विश्वास करता था, और उसके एलिज और वो सब कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और लोकतंत्र में विश्वास करते थे और उसी को अपनाया हुआ था। जबकि यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म था और सोशलिज्म था, यानी कि वहां पर प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं था, सिंगल पार्टी थी, डिक्टेटरशिप थी बिल्कुल। और जितनी भी उनके एलिज थे वो भी सेम पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। इट इन्वॉल्व आर्म्स रेस, तो हथियारों की होड़ लगी हुई थी। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए दोनों बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे, और स्पेस कंपटीशन, ये दो कंपटीशन बहुत ज्यादा थे। इसके अलावा जो यूएसएसआर था वो प्रॉक्सी वॉर्स में लगा हुआ था, जैसे कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, इसमें भी उसकी बहुत स्पेंडिंग हो रही थी। द कोल्ड वॉर एंडेड विद द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। और कब समाप्त हुआ? 1991 में। और हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे कि क्यों कोल्ड वॉर खत्म हुआ। What was Soviet system after 1917? 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पर सिंगल पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज मल्टी पार्टीज नहीं रही, यानी कि वहाँ पर मल्टी पार्टी का सिस्टम नहीं रहा, जैसे हमारे देश में है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टियां। पर यहाँ पर सिंगल पार्टी जो कम्युनिस्ट थी उसका रूल हो गया, और वो उनकी पावर्स जो थी फुल थी। लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं था, और रिजिड था, बहुत सिस्टम बहुत रिजिड था। जो वो पार्टी चाहती थी वही करती थी। ब्यूरोक्रेटिक करप्शन बहुत ज्यादा हो गया, जिससे कि वहाँ की गवर्नेंस वीक हो गई, और लोग जो थे वो सिस्टम से विरोध करने लगे। राइजिंग नेशनलिज्म इन यूक्रेन, बाल्टिक स्टेट्स और भी स्टेट्स है जिन्होंने सेंट्रल अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू किया कि वो इस पार्टी से संतुष्ट नहीं थे। आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी, तो मार्क्सिस्ट जो थी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, वो कोई भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए तैयार नहीं थी।
लॉस ऑफ ईस्टर्न ब्लॉक इन्फ्लुएंस, फॉल ऑफ कम्युनिस्ट regime इन ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे देश थे जिन जो यूएसएसआर के साथ थे, लेकिन धीरे धीरे वो इस ब्लॉक से अलग होते गए और वो डेमोक्रेसी और पूंजीवाद को उन्होंने अपना लिया। मिलिट्री इंटरवेंशंस लाइक अफगानिस्तान, वियतनाम, ये जो प्रॉक्सी वॉर यूएसएसआर ने लड़े वो बहुत महंगे पड़े। अपनी जो इकोनॉमी पे भार पड़ा बहुत ज़्यादा, और पॉलिटिकली ये बहुत अनपॉपुलर हो गए। वीकनिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल, और फिर क्या हुआ, मिखाइल गर्बाचोव जो 1991 में वहां पर आए, उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए। तो वो जो क्या बदलाव किए जिससे कि लोगों का क्रिटिसिज्म भी बढ़ा और डिमांड हुई इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए, और वो हुआ भी। जो यूएसएसआर था 15 देशों में विभक्त हो गया। अब ये क्या मिखाइल गर्बाचोव ने चेंजेस किए, उसके बारे में हम अगले स्लाइड में देखेंगे। 1917 के बाद रशिया में क्या इकोनॉमिक सिस्टम था, ये हम देखते हैं। हैवी रिलायंस ऑन सेंट्रल प्लानिंग, वहाँ की इकोनॉमी प्लान थी लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं था, इसलिए सिंगल पार्टी ही प्लान कर रही थी, और सरकार का सारा कंट्रोल, जो इकोनॉमिक कंट्रोल था, सरकार के हाथ में था। तो प्राइवेटाइजेशन ना होने से इनएफिशिएंसी बढ़ी और वेस्ट ऑफ मनी हुआ। शॉर्टेजेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेजेस हो गई, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिर गया। ओवर एम्फेसिस ऑन मिलिट्री स्पेंडिंग, अब मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा था, क्योंकि यूएसए से होड़ थी। ये दोनों यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे पे हावी होना चाहते थे, दोनों डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे, तो हथियारों की होड़ लग गई। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा जो है ये हथियारों की होड़ में लग गया, डिफेंस पे लग गया। तो जो अपने देश के अंदर खर्च करना था, एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्री पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, वो नहीं हुआ। सो निग्लेक्टेड सिविलियन इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये जो थे वो नहीं हुए, सिर्फ मिलिट्री सेक्टर पर खर्च हुआ। डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, स्टैग्नेशन इन की सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे बताया इन पर खर्च नहीं किया गया, तो ये इनकी ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई, लगभग रुक गई। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी कंपेयर टू वेस्टर्न नेशंस, क्या हुआ कि जो यूएसए था उसने टेक्नोलॉजी में बहुत विकास किया, उसके एलिज ने बहुत विकास किया, लेकिन ये पुरानी टेक्नोलॉजी ही यूज करते रहे, जिससे कि उनका प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ा। इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द कोल्ड वॉर, अब कोल्ड वॉर के दौरान जो 1945 से 1991 के बीच में हुआ था, प्रॉक्सी वॉर बहुत लड़े गए, अफगानिस्तान के साथ, वियतनाम के साथ। उससे क्या हुआ कि इनका जो खर्चा था बहुत बढ़ गया, इकोनॉमिक बर्डन हो गया अपने देश पर, और अपने देश की इंडस्ट्रीज वगैरह पर खर्च बहुत कम हो गया, तो ये सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो गए। और दूसरा खर्चा हो गया सैटेलाइट सेक्टर पर। कंपटीशन विद द यूएस इन स्पेस एंड न्यूक्लियर आर्म्स, दो पे वो लगातार होड़ लगा रहा था, हथियारों की होड़ लगा रहा था और न्यूक्लियर आर्म्स की लगा रहा था। उससे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, पैसा उनका सारा ड्रेन हो गया, अपने देश में कोई विकास नहीं हुआ। एग्रीकल्चरल फेलियर्स, क्रॉनिक फूड शॉर्टेजेस ड्यू टू पुअर प्लानिंग, तो प्लानिंग ठीक ना होने से जो है फूड शॉर्टेजेस हो गई, लोग लगभग भूखे मरने लगे। कलेक्टिव फार्मिंग जो वहाँ पर होती थी वो भी इनएफिशिएंट थी और वो भी फेल हुई। इनएबिलिटी टू इंटीग्रेट मार्केट मैकेनिज्म, अटेम्प्ट्स एट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर टू लिटिल एंड टू लेट। ये हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि किस तरह से 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए वो बहुत कम थे और बहुत देर से लाए गए। मीनिंग ऑफ बाइपोलैरिटी,
तो द्विध्रुवीयता का मतलब क्या है? Bipolarity is the state when the world politics is centered around two superpowers. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद टू सुपर पावर्स उभर कर आई, यूएसए और यूएसएसआर, और ग्लोबल अफेयर्स को ये लोग इन्फ्लुएंस करते थे। इन दिस सिस्टम द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन टू अपोजिंग फैक्शंस। टू अपोजिंग फैक्शंस किस लिए है कि एक तरफ यूएसएसआर के अलग विचार थे और बिल्कुल उसके उल्टे यूएसएसआर के थे, इसलिए टू अपोजिंग फैक्शंस। यूएसएसआर के भी एलीज थे और यूएसए के भी एलीज थे। तो ये जो 1945 से 1991 तक जो पीरियड कहलाया वो कोल्ड वॉर कहलाया, और यहाँ पर बाइपोलैरिटी थी, दो मुख्य महाशक्तियां थी, यूएसए और यूएसएसआर। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945, two superpowers emerged in the world. United States of America, which was a symbol of capitalism, यानी कि पूंजीवाद, और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और लिबरलिज्म, उदारवाद। कैपिटलिज्म में प्राइवेटाइजेशन भी होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, और डेमोक्रेसी रहती है, लोग अपने नेताओं को चुनते हैं। सोवियत यूनियन विच वॉज अ सिंबल ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी थी, और सोशलिज्म था, समाजवाद था। एंड सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, एक ही जो पार्टी थी वो रूल करती थी, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करती थी, और कोई दूसरी पार्टी थी नहीं जो अपोज करे, जैसे ऑपोजिशन हो सरकार की नीतियों को अपोज करती है, ऐसा नहीं था, क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम था। बोथ फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स, उन्होंने दोनों ने अपने ग्रुप्स बनाए थे। वेस्टर्न ब्लॉक लेड बाय यूएसए, और उसके साथी थे नाटो, ये नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, एंड कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। तो ये यूएसए में भी और उनके साथियों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपनाया। ईस्टर्न ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर, इन्होंने वॉर्सो पैक्ट किया, और ये कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, और इन्होंने सोशलिज्म को अपनाया। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो वर्ल्ड ऑर्डर कैसा था? बाइपोलर, दो शक्तियों वाला। ऑफ द कोल्ड वॉर पीरियड 1945 टू 1991, कितना पीरियड रहा? 1945 टू 1991। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि वर्ल्ड दो पावर्स में डिवाइड हो गया था, सोवियत यूनियन और उसके एलीज, और ये दिखाया गया ये येलो से। सोवियत यूनियन, इसके जो एलीज हैं वो पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गेरिया एक्सेट्रा। सोवियत यूनियन इनको पॉलिटिकल, ह्यूमैनिटेरियन, और मिलिट्री, और इकोनॉमिकल एड दे रहा था, और उसके बदले में इन कंट्रीज ने कम्युनिज्म और सोशलिज्म को अपनाया। और दूसरी साइड ये जो ग्रीन में है, ये यूएसए और नाटो के कंट्रीज हैं, है ना, फ्रांस है, और यहाँ पर बेल्जियम है एक्सेट्रा। ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन से जो दिखा रहा है ये नाटो कंट्रीज को दिखा रहा है, और ये यूएसएसआर को दिखा रहा है, सोवियत यूनियन, और इन्होंने वॉर्सो पैक्ट किया था, ये वाली कंट्रीज हैं। तो इस तरह से ये दो ग्रुप बने थे, और सोवियत यूनियन इन जो कंट्रीज हैं, पोलैंड है, रोमानिया, इन पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था। लेकिन 1989 से ये वीक पड़ने लगा, और 91 तक बिल्कुल ये ब्रेक हो गया, जब मिखाइल गर्बाचोव ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। तो अब वर्ल्ड जो था, पहले जो बाइपोलर था, अब ये बिल्कुल टूट गया। सोवियत यूनियन जो है वो 15 देशों में विभक्त हो गया, और ये वर्ल्ड हो गया यूनिपोलर, यानी सिर्फ यूएसए जो है वो महाशक्ति के रूप में उभरा। मिखाइल गर्बाचोव रिफॉर्म्स 85 टू 1991। क्या हुआ कि मिखाइल गर्बाचोव वहाँ के प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने कंट्री में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। गर्बाचोव इम्प्लीमेंटेड नंबर ऑफ रिफॉर्म्स। कौन कौन से थे? ग्लासनोट, इसमें पीपल वर गिवन द फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। पहले सिंगल पार्टी रूल था और बहुत सख्त था, वहां पर किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं था, और अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन जब उनको ये फ्रीडम मिली तो करप्शन जो सिस्टम में थी वो सामने आ गई, और सिस्टम की कमजोरियां भी सामने आई। पेरेस्ट्रोइका
reorganization. An attempt was made to bring market-based reforms in the economy. Market-based reforms मतलब क्या है कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसको लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये भी सिस्टम पे भारी पड़ा और ओल्ड सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर दिया। डेमोक्रेटाइजेशन, अब क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई और सेंसरशिप को समाप्त किया गया, चाहे वो लिमिटेड ही था। रिजल्ट, दीज रिफॉर्म्स वीकन द कम्युनिस्ट पार्टीज ग्रिप, अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कमजोर पड़ गई। नेशनल मूवमेंट्स इंटेंसिफाइड, अब लोगों में विद्रोह करना शुरू कर दिया और अपने अलग राज्य की या देश की मांग शुरू कर दी। इससे क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन था वो 15 देशों में विभक्त हो गया। पिछले स्लाइड्स में हमने देखा कि पहले वर्ड बाइपोलर था और फिर हो गया यूनिपोलर, और अब आज के दिनों में अब हो गया मल्टीपोलर सिस्टम। अब ये क्या है देखिए, इन वर्ड पॉलिटिक्स रेफर्स टू एन इंटरनेशनल ऑर्डर इन विच मल्टीपल पावर कंट्रीज, पहले दो थी फिर एक हो गई, अब बहुत सारी कंट्रीज जो है शेयर एंड इन्फ्लुएंस पावर रादर देन वन और टू कंट्रीज। अब बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो पावरफुल हो गई हैं और वो वर्ल्ड अफेयर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। डेफिनेशन, ए सिस्टम विद थ्री और मोर मेजर पावर्स, तीन से ज़्यादा पावर्स होंगी जो ग्लोबल अफेयर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो वो मल्टीपोलर हो गया। द करंट वर्ल्ड ऑर्डर इज बिकमिंग मल्टीपोलर विद द यूएस, चाइना, रशिया, ईयू एंड इंडिया। ये इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो गए और ये कहीं कहीं अपने एलिस बना लेते हैं ताकि वो बैलेंस बना सके, ताकि कोई भी पावर जो है वो हावी ना हो। फीचर्स क्या है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेवरल स्टेट्स, तो बहुत सारे स्टेट्स एली हो जाते हैं। एनकरेजेस अलायंसेस एंड बैलेंस ऑफ पावर, अलायंसेस बना के बैलेंस ऑफ पावर कर लेते हैं ताकि कोई एक देश अपने डोमिनेंस ना रख सके। लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी एंड कॉम्पिटिशन, अब इनके पावर्स के बीच में कंपटीशन होता है अमंग मेजर पावर्स, यानी बहुत सारी पावर्स हैं उनके बीच में डिप्लोमेसी भी होती है, कंपटीशन भी चलता है और एक तरह से कहें कि कंपटीशन रहता है, प्रतिस्पर्धा रहती है। इन शॉर्ट, ए मल्टीपोलर वर्ल्ड मीन्स मैनी सेंटर्स ऑफ पावर, अब एक सेंटर ऑफ पावर नहीं है, बहुत है, और इसलिए ये अब ना यूनिपोलर है ना बाइपोलर बल्कि मल्टीपोलर सिस्टम है। एग्जाम्पल के लिए राइज ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज, ये जो कंट्रीज हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड कैन बी सीन इन इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिक्स नेशन, ये कौन से हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दीज कंट्रीज कलेक्टिवली चैलेंज, अब ये सब मिलके किसको चैलेंज करें, वेस्टर्न पावर्स को, जैसे कि यूएसए को, एंड क्रिएट मल्टीपल सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो कई मल्टीपल सेंटर्स बना रखे हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, और ये जो है चैलेंज करते रहते हैं वेस्टर्न पावर्स को। रीजनल पावर बैलेंसिंग, रीजनल भी पावर्स हैं, डिफरेंट रीजन्स नाउ हैव स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पावर्स, कई जो कंट्रीज हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोप में चाइना इन ईस्ट एशिया, इंडिया इन साउथ एशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन द अमेरिका। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंस मीन्स नो सिंगल कंट्री डोमिनेट्स ग्लोबल अफेयर्स, अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये रीजनल पावर्स भी हैं ये भी जो डोमिनेट करता है वेस्टर्न कंट्रीज, या आप मान लीजिए यूएसए को, ग्लोबल अफेयर्स में उनको डोमिनेट नहीं करने देते, उन पे कंट्रोल करते हैं, रिफ्लेक्टिंग ए मल्टीपोलर सिस्टम।